हेलो क्लास 8। आज मैं आपको चैप्टर 7 खड़ी बोली का पहला कवि अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। अपने युग की महानतम शख्सियत अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इस पाठ में हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। यानी हम अपने युग की महानतम शख्सियत, बहुत महान शख्सियत, कवि, ये बहुत बड़े कवि हैं अमीर खुसरो को। ये हमारे राजा महाराजा जो हुआ करते थे, उन सबके दरबार में एक कवि के रूप में थे। तो ये खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि भी माने जाते हैं। तो हम आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों आजकल की तरह यातायात के साधन रेल मोटरें ना थीं। लोग घोड़ों पर या पैदल सफर करते थे। गर्मी का दिन था। एक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाए चला जा रहा था। वह प्यास से व्याकुल था। यानी कि बहुत बहुत पुरानी बात है। उस समय जो आजकल के यातायात, ये जो गाड़ी मोटर्स, रेल मोटरें ये सब चलती हैं, ये सब साधन नहीं थे। लोग पैदल या फिर घोड़ों की सवारी से आया जाया करते थे। गर्मी का दिन था। एक घुड़सवार व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा दौड़ाए चला जा रहा था और उसे बहुत ही प्यास लगी हुई थी। प्यास से वो व्याकुल था। कुछ दूरी पर उसे बस्ती दिखाई दी। बस्ती के कुएं पर 4 पनिहारिनें पानी भर रही थीं। घुड़सवार ने घोड़े से उतरकर एक पनिहारिन से पानी मांगा। पनिहारिन ने उसे पहचानते हुए कहा, घुड़सवार, पानी तब मिलेगा जब पहले कविता सुनाओगे। कुछ दूर पर उस यात्री को एक बस्ती दिखाई दी। बस्ती के कुएं पर 4 पनिहारी, यानी जो पानी भरती है उन्हें पनिहारी ने कहा जाता है, तो पानी भर रही थी। घुड़सवार ने उनसे जब पानी मांगा तो उन्होंने कहा कि आप पहले हमें कोई कविता सुनाओगे तभी आपको पानी मिलेगा। तो उन्होंने पूछा, कविता? कैसी कविता सुनोगी? घुड़सवार बोला। चारों पनिहारिनों की पसंद बिल्कुल अलग अलग थी। एक बोली खीर पर, दूसरी ने कहा नहीं चरखे पर, तभी तीसरी बोली नहीं कुत्ते पर। चौथे ने फौरन उसकी बात काटी, नहीं नहीं, तुम ढोल पर कविता सुनाओ। यानी चारों जो पनिहारिनें थी, सबने अपनी अलग अलग फरमाइशें की। कोई खीर पर कहने को कह रहा, कोई चरखे पर, कोई कुत्ते पर, तो कोई ढोल पर ही। अब देखिए कविता किस तरह होती है। उनकी बातें सुनकर घुड़सवार चक्कर में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर मुस्कुराया और बोला, अजीब बात है, एक साथ 4-4 फरमाइशें। कोई बात नहीं, तुम चारों ही अपनी पसंद की कविता सुनो। घुड़सवार एक बार तो चक्कर में पड़ा, फिर मुस्कुराया। बड़ी अजीब बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अलग अलग 4 फरमाइशें की है जो, तो मैं आपको चारों ही फरमाइशों पर एक कविता सुनाता हूँ। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। यहाँ पर देखिए उन चारों की फरमाइश के अनुसार कविता तैयार हो गई है। जैसे कि खीर पकाई जतन से, यानी यहाँ पर खीर भी आ गई। चरखा दिया चला, चरखा भी आ गया। आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। चारों की फरमाइश से पूरी पूरी हो गई। उसके बाद कहते हैं, ला पानी पिला। चारों पनिहारिनों ने एक ही कविता में चारों बातें सुनकर घुड़सवार को पानी पिलाया। कौन था यह विचित्र कवि? तो बच्चों सुनो, यानी वह विचित्र कवि कौन था, चलो बच्चों उसके बारे में जानते हैं। इस प्रसिद्ध कवि का नाम था ख्वाजा अबुल हसन। इन्हें अमीर खुसरो भी कहते हैं। इनके पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन महमूद था। खुसरो का जन्म सन 1256 ईस्वी में हुआ था। ये दिल्ली में रहते थे। खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषाओं के विद्वान थे और राज दरबार में इनका बहुत सम्मान था। इन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली पर 7 बादशाहों का शासन देखा। बताइए, महान कवि थे। इस प्रसिद्ध कवि का नाम था ख्वाजा अबुल हसन, लेकिन ये अमीर खुसरो के नाम से जाने जाते थे। इनके पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन महमूद था। इनका जन्म 1956 में हुआ था और ये दिल्ली में ही रहते थे। इनको अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी सभी भाषाओं का ज्ञान था और राज दरबार में इनका काफी सम्मान भी होता था। इनके जीवन काल में इन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली पर 7 बादशाहों का शासन देखा था। उन दिनों बहुत कम हिंदू लोग अरबी तथा फारसी भाषाएं जानते थे। मुसलमानों को हिंदी सीखने में बहुत कठिनाई होती थी। एक भाषा जानने वाला दूसरी भाषा के शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए खुसरो ने खालक बारी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी, अरबी, फारसी आदि के समानार्थक शब्द का एक साथ दिए हुए थे।
तो क्या हुआ उस समय, क्या था कि जो हिंदू वर्ग था उसे अरबी फारसी नहीं मालूम था, और जो मुसलमान थे उनको हिंदी सीखने में कठिनाई होती थी। तो जो अमीर खुसरो थे उन्होंने एक ऐसी ऐसी ग्रंथ की रचना की जिसमें हिंदी, अरबी, फारसी आदि के समानार्थक यानी समान अर्थ देने वाले शब्द लिखे गए थे, जिसे दोनों वर्ग यानी चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम आसानी से पढ़ और समझ सके। खुसरो के लिखे हुए 94 ग्रंथ हैं, पर इनमें से बहुत कम रचनाएं ही अब उपलब्ध हैं, यानी कि है तो 94 ग्रंथ लेकिन इस समय बहुत ही कम रचनाएं उपलब्ध हैं। खुसरो की कविता लगभग 700 वर्ष पुरानी है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि उस कविता की भाषा आजकल दिल्ली, मेरठ के आसपास बोली जाने वाली हिंदी भाषा से मिलती है। यानी खुसरो की कविता लगभग 700 वर्ष पुरानी है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय जो दिल्ली और मेरठ के आसपास भाषा बोली जाती है वह उस भाषा से बिल्कुल ही मिलती जुलती है। खुसरो ने लोक रंजन के लिए दोष खूने लिखे। इनमें दो या दो से अधिक बातों का एक ही उत्तर होता है। नमूने देखिए, आपको अच्छे लगेंगे। यानी लोक रंजन, मनोरंजन के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए एक दो खूने लिखे थे जिनमें दो या दो से अधिक बातों का एक ही उत्तर होता था। चलिए कुछ नमूने देखते हैं। पंडित क्यों पियासा, गदहा क्यों उदासा, लोटा ना था। यानी कि पंडित पियासा, गदहा है उदासा, लोटा ना था। लोटा का यहाँ दो अर्थ है। पंडित पियासा था क्योंकि उसके पास लोटा नहीं था, और गदहा क्यों उदासा था क्योंकि वो लोटा नहीं था। पलटे नहीं लेता है ना गधा, पता है आपको, जब तक वो इधर उधर वो नहीं होता तो उसका भोजन नहीं हजम होता। घर क्यों अंधियारा, फकीर क्यों बिगड़ा, दिया ना था। यानी दिया ना जलने से घर में अंधियारा था और फकीर को आपने कुछ नहीं दिया इसलिए वह बिगड़ा था। जूता क्यों ना पहना, समोसा क्यों ना खाया, तला ना था। यानी समोसा तला नहीं था इसलिए नहीं खाया, और जूते में तला नहीं था यानी जो नीचे का वो होता है पार्ट, वो नहीं था। खुसरो की मुखरिया भी बहुत प्रसिद्ध थी। मुखरिया, मुखरने का अर्थ है मना करना। इसमें खास बात यह होती है कि मुखरी का जो उत्तर हमें सूझता है कवि उसे मना करके चमत्कारपूर्ण ढंग से उसका दूसरा ही उत्तर निकाल देता है। एक मुखरी देखिए, यानी हम उसका कुछ और अर्थ समझते हैं लेकिन वो चमत्कारपूर्ण कुछ ऐसे तरीके अपनाता है कि उसका कुछ अलग। वह आवे जब शादी होए, उस बिंदुजा और न कोय, मीठे लागे वाकई बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल। अर्थात यहाँ दूल्हे को सबसे महत्वपूर्ण ना मानकर कवि ने उसे दूल्हे से मुकर कर ढोल नामक बाजे को उत्तर के रूप में रखा है। सब जानते हैं कि ढोल बाजे के बिना शादी ब्याह में सूनापन था, तो यहाँ पर कह रहा है कि वह आवे जब शादी, यानी ढोलक तभी बजता है जब शादी होती है, उसके बिना कोई चीज रास नहीं आती। मीठे लागे यानी उसकी जो बोली होती है बहुत मीठी लगती। ऐसा की साजन यानी यहाँ दूल्हे के लिए नहीं, यहाँ ढोल के लिए यह कहा जा रहा है। खुसरो ने ढकोसला या अनमिल छंद भी लिखे हैं, वे बड़े अटपटे हैं। ऊपर लिखा गया खीर पकाई जतन से आदि छंद ढकोसला ही तो है। पहेलियां तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के मन को भाती है। खुसरो ने सुंदर पहेलियों की रचना भी की है। इन पहेलियों में सबसे मजेदार बात यह है कि बहुत बार तो पहेली में ही उसका उत्तर भी छिपा रहता है। अक्ल लड़ाओ और ढूंढ लो, यानी कि उनकी कुछ पहेलियां ऐसी होती है कि उसका अर्थ भी उसी में छिपा रहता है, बस अपना दिमाग लगाने की देरी है। अपना दिमाग लगाएंगे तो उसका अर्थ जरूर निकलेगा। सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोरी, अमीर खुसरो यूं कहे, तू बूझ पहेली मोरी। बाला था जब उस सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, अर्थ करो या छोड़ो गाँव। बाला था जब सबको, यानी जब बचपन जवानी थी, बचपन था तब सबको पसंद आया। बड़ा हुआ यानी जब बड़ा हो गया तो किसी के काम ना आया। यहाँ पर इसका अर्थ होता है बुढ़ापा, यानी जब बुढ़ापा आता है तो वो किसी काम का नहीं रह जाता है। ठीक। श्याम बरन दांत अनेकन, लचकत जैसे नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। यहाँ पर भी अर्थ छिपा है। आरी मतलब आरी जानते हैं, लकड़ी काटने वाली, लोहे की जो आरी होती है।
श्याम बरन यानी सांवले रंग का होता है, उसके दांत अनेक होते हैं, यानी कि छोटे 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 ऐसे बने हुए होते हैं ना, दोनों हाथ से उसको हम खींचते हैं, वो यहाँ पर है आरी। अगला ये 20 का सिर काट लिया, ना मारा ना खून पिया। कुछ पहेलियों में उत्तर नहीं है, किंतु थोड़ा विचार करें तो उन्हें समझा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने जिसके अर्थ नहीं बताए हैं, ढूंढिए उसको। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर खा जाए। यहाँ पर कला है, कला घर में उपजती तो घर को ही खा जाती है, और खेत में फसल उपजती तो उसे सब खाते हैं। आना जाना उसका भाए, जिस घर जाए लकड़ी खाए। जलकर उपजे जल में रहे, आंखों देखा खुसरो कहे। जल कर उपजे, जल में रहे, यहाँ पर दिया है, दिया को आपने देखा, जलकर उपजे और जल में ही रहता है। धूपो सेवा पैदा होवे, छांव देख मुरझाए। ऐरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। यहाँ पर पसीना है, धूप में वो पैदा होती है, छांव लगती है, थोड़ा सा सूखापन आ जाता है, ठीक, और हवा लगने पर वैसे भी खत्म हो जाती है वो। एक नार कुएं में रहे, वाका नीर खेत में बहे। जो कोई वाके नीर को चाखे, फिर जीवन की आस न राखे। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। यानी यहाँ पर तारा, आपने आकाश को देखा है, आकाश को एक थाल माना गया, और जो उस पे तारे चमकते हैं, वो वहां पर उसे मोती रखा गया, और वो सबके सिर पे कैसा रखा हुआ है, औंधा यानी उलट कर। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। यानी चारों तरफ तो वो घूमती रहती है, लेकिन उसमें से एक भी मोती कभी गिरता है, नहीं गिरता। दनाई से दांत उस पर लगाता नहीं कोई, सब उसको भुनाते हैं पर खाता नहीं कोई। एक कहानी मैं कहूँ, सुन ले मेरे पूत, बिना परोवा उड़ गया बांध गले में सूत। इसका मतलब भी आप आसानी से समझ सकते हैं, यहाँ पर इसका मतलब है पतंग। खुसरो ने हिंदी के अलावा फारसी में भी कई ग्रंथ लिखे हैं। वे गायन वादन में भी निपुण थे, विनोद प्रिय एवं सभा चतुर दरबारी थे। वे हजरत निजामुद्दीन औलिया के योग्य शिष्य भी थे। खुसरो की मृत्यु सन 1325 ईस्वी में हुई। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के पास ही उनकी कब्र भी बनी है। यानी खुसरो ने हिंदी के अलावा फारसी में भी कई ग्रंथ लिखे थे। वे गायन वादन दोनों में निपुण थे, विनोद प्रिय थे, यानी कि हंसी मजाक में थे, और सभा चतुर, सभा में भी चतुराई से ही कार्य करते थे। वे हजरत निजामुद्दीन औलिया के बहुत ही योग्य शिष्य माने जाते हैं। उनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली में जो हजरत निजामुद्दीन की दरगाह है, उन्हीं के पास उनकी कब्र